हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए आज का जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर आपका 64 होने वाला है। जी हाँ, आज का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट नंबर आपका 64 होगा। इससे पहले हम लोग 63 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। और पीछे वाला टेस्ट अगर आप नहीं दिए हैं तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, है ना, नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपको 75 सामान्य अध्ययन, और यहाँ पर कुछ रीजनिंग देखेंगे, कुछ मैथ का भी देखेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में पूछने जाने की काफ़ी संभावना है। आपकी जो क्लास चल रही है वो रात में डेली 9 बजे से लाइव क्लास चलती है। तो लाइव क्लास में आप जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सभी पीछे वाला क्लास मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। आपको हमें ग्रुप में कैसे जुड़ना है दोस्तों, तो आप जो ये नंबर देख रहे हैं, है ना, 7857824310, इसी नंबर पर आपको सिर्फ एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स सभी चीज़ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। जी हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको डालता रहता हूँ, यहाँ से भी आपकी तैयारी होते रहेगी। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। जी हाँ, साइंस का प्रश्न है और इसका आप लोग जवाब दीजिए। आज हम लोग सामान्य अध्ययन देखेंगे, कल हम लोग देखे थे डीएलएड से संबंधित। आज हम लोग 75 प्रश्न देखेंगे, सामान्य अध्ययन, कुछ रीजनिंग का प्रश्न और कुछ मैथ का भी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि ऑटोमोबाइल्स जो है ये ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक के कार्य करने का सिद्धांत ये कौन सा है। ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत या फिर पास्कल का नियम। तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक होता है या फिर हाइड्रोलिक प्रेस होता है या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है दोस्तों, ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि पास्कल के नियम पर आधारित। बहुत सारे लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग जो लाइव चैट हो रहा है ना, लाइव चैट लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो अपना कॉमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर आपका कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। बताइए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या फिर जलवाष्प। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका धूलकण, है ना, वो हो जाएगा धूलकण। यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है यह क्या है, तो बहुत सारे रंगों से मिलकर के बना हुआ है और जब वह वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणु तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि विसरण हो जाता है। तो विसरण होने का मेल कारण है धूल और कण। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। जी हाँ, तो सबको पता है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है। बताइए, रिएक्टर पैमाने पर या फिर केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में या फिर पास्कल में। तो भूकंप की तीव्रता होती है रिएक्टर पैमाने पर, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर, है ना, आंसर नंबर ए। अब अगला प्रश्न चलते हैं आपका, दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं। जी हाँ, दाढ़ी जो बनाया जाता है ना, जो सैलून में आप जाते हैं तो वहाँ जो ऐनक लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है। बताइए, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये होता है आपको अवतल दर्पण। जी हाँ, सभी लोगों का बिल्कुल सही है। तो ये होता है दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है ना, ये एक गोलाकार दर्पण होता है और जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है और इसके द्वारा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बड़ा बनता है और इसीलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी अथवा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है ना। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि बड़ा दिखता है ना, तो कहीं दाढ़ी छूट ना जाए, है ना, तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है दोस्तों, है ना। कोयला जीवाश्म ईंधन है आपका, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस भी है, डीजल भी है।
तो ये जो जीवाश्म ईंधन दिया गया है इसमें सबसे स्वच्छतम ईंधन मतलब कि जिससे सबसे कम मात्रा में हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है, तो वो कौन सा है? 5 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर प्राकृतिक गैस, यानी कि जिसको कहते हैं नेचुरल गैस, है ना, प्राकृतिक गैस, है ना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इससे सबसे कम मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित होता है, यानी कि सबसे स्वच्छतम ईंधन इसको माना जाता है, जो एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 6। छठा प्रश्न कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बहुत बार आपको बताया गया है कि जो बायोगैस है इसका जो मुख्य घटक है वो है आपका मीथेन, है ना। क्या होता है? मीथेन होता है आपका। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए सभी लोगों का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप अस्थायी खाली स्थान भरना यहाँ पर स्थिर बनाए रखने का एक साधन क्या है दोस्तों? तो ताप अस्थायी स्थिर बनाने रखने का जो एक साधन है वो है आपको टेम्परेचर, यानी कि तापमान, है ना। ताप अस्थायी टेम्परेचर स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 8। गैसोहॉल क्या है? बताइए गैसोहॉल क्या होता है? तो 8 का आंसर क्या होगा? गैसोहॉल जो होता है ना, इसमें आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल और इसमें पेट्रोल होता है आपका। ठीक है, एथिल एल्कोहल इसमें 10% होता है और 90% इसमें पेट्रोल होता है। ठीक है, गैसोहॉल में तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। 10% इसमें आपको एथिल अल्कोहल होता है और 90% इसमें पेट्रोल होता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की सीएनजी। जी हाँ, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म यहाँ पर सिंपल आपसे पूछ लिया गया है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, है ना। इसी को कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी इसको कहते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शहद का परम का मुख्य घटक कौन सा है? जी हाँ, जो शहद होता है इसका मुख्य घटक आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा? देखिए शहद जो है ना बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना, इसमें फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है और इसमें जल भी होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में इसमें फ्रक्टोज होता है दोस्तों, है ना। सबसे अधिक मात्रा में इसमें क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। और फ्रक्टोज की मात्रा कितनी होती है? तो 38.2% इसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है। इसमें ग्लूकोज कितना होता है? तो ग्लूकोज होता है दोस्तों 31.3% इसमें ग्लूकोज होता है। और सुक्रोज कितना होता है इसमें? तो 1.3% इसमें सुक्रोज होता है। और माल्टोज कितना होता है? तो 7.1% इसमें माल्टोज होता है। ठीक है, और जल कितना होता है? तो जल इसमें 17.2% इसमें जल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सबसे अधिक इसमें फ्रक्टोज होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर है कि भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। जी हाँ, जो बड़े बड़े वाहन होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, है ना, माल ढोने वाला जो वाहन होता है वो ज़्यादा मतलब आपको डीजल का उपयोग उसमें किया जाता है ना। तो ये आखिर क्यों होता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए उसमें डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। इसमें उच्च क्षमता होती है और इससे डीजल जो होता है थोड़ा सा सस्ता होता है, तो इसकी वजह से उसमें होता है आपका। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि यूरिया। जी हाँ, यूरिया क्या है दोस्तों? बताइए तो यूरिया क्या है? तो यूरिया जो है ना ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यूरिया क्या है? तो ये कार्बनिक यौगिक है और जिसका रासायनिक सूत्र होता है CONH2 ठीक है, तो CONH2 इसका रासायनिक सूत्र है, ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये कार्बनिक यौगिक है और एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है आपका, है ना। इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? तो 46.7% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है आपका। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 13 नंबर कि खट्टे दूध के उत्पादकों में कौन सा अम्ल होता है? जी हाँ, खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल उसमें होता है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 13 का आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब चींटियां काटती, देखिए चींटी जब काटता है ना तो कैसे मतलब कि वहाँ पर खुजली हल्का सा होता है और हल्का सा लहरता भी है ना। तो चींटी काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। क्या अंतःक्षेपित करती है जिसकी वजह से हमें
मतलब कि हल्का सा जलन टाइप के लगता है और खुजली टाइप का भी लगता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। जी हाँ, जहाँ पे काटती है उस वहाँ पर फॉर्मिक अम्ल चला जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल के अंतः छेपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द होता है तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। बहुत बहुत आप लोग धीरे धीरे अब कॉन्फिडेंस आ गया है सभी लोगों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर की, विकास का मुख्य कारक क्या है? बताइए, विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनक या फिर प्राकृतिक वरण। 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर आपका डी, यानी कि प्राकृतिक वरण। ठीक है, विकास का मुख्य कारक है आपका। जैव विकास का मुख्य कारक जो है वो प्राकृतिक वरण माना जाता है ना, नेचुरल सिलेक्शन माना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जी हाँ, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्परिवर्तन, है ना। उत्परिवर्तन की वजह से इसमें विविधता पाई जाती है, यानी कि वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादी के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है आपका। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर की, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। जी हाँ, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस में पाई जाती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए। जिसमें प्रोटीन भी हो और वसा भी हो, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मूंगफली। जी हाँ, मूंगफली में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन है और इसमें वसा भी है और इसमें शर्करा भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन है, वसा है, इसमें शर्करा भी पाया जाता है। तो वो आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली। मूंगफली का उत्पादन भारत में सबसे अधिक जो होता है वो गुजरात में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। जी हाँ, लघुत्तम यानी कि छोटी हड्डी, है ना। और यहाँ पर दीर्घतम कहता तो बड़ी हड्डी हो जाता। तो लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है ना। उस हड्डी का क्या नाम है? तो स्टेप्स नाम है ना। उस हड्डी का क्या नाम है? तो स्टेप्स नामक हड्डी जो पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी है और ये कान की हड्डी है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? जी हाँ, लंबे समय की कसरत अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, है ना। लगन लंबा समय अगर कसरत कीजिएगा तो आपको उस तरह का तो आपको भोजन भी तो चाहिए, उस तरह का आपको मतलब कि चाहिए भी तो, है ना। तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि उसमें स्टार्च है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज इत्यादि उसमें होता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए खिलाड़ी लोग जो होते हैं ना, जो थोड़ा सा देखते हैं पानी पीते हैं तो मतलब कि और उसमें बहुत सारा चीज़ मिलाया रहता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, इससे डायरेक्ट तुरंत एनर्जी मिलता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, 4 कथन है, कौन सा इसमें कथन सही नहीं है? कथन ए कह रहा है कि दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता। बिल्कुल ही कथन गलत बात है, दूध में बहुत सारे विटामिन होता है ना। यही कथन तो सही नहीं है ना। दूसरा वो कथन कह रहा था कि विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा हल्की सल्खी हो जाती है। बिल्कुल सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में एक है, ये भी सही है। विटामिन बी यानी कि थायमिन के अभाव में हृदयघात हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन देखिए ऑप्शन ए नंबर जो दिया गया ना, ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए दूध में बहुत सारे विटामिन है, विटामिन B1 आपको दूध में है, विटामिन B2 आपको दूध में है, विटामिन B6 भी आपको दूध में है, विटामिन B12 भी आपको दूध में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको सब पाया जाता है दूध में। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, तो ये बिल्कुल ही गलत है और गलत ही आपसे पूछ रहा था। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है आपका 21 नंबर प्रश्न दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? जी हाँ, वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो क्या नहीं रहता है संग्रहित? 21 का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल, है ना। एमिनो अम्ल जो है ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी।
प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं और जिन्हें एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका 22 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। जी हाँ, अभी तक हम लोग साइंस का प्रश्न देखे, अब चलिए हम लोग पॉलिटी का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए, संविधान सभा का जो आपका गठन हुआ था वो आपका हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए, हमारा संविधान जो बनकर के तैयार हुआ था वो कब बनकर के तैयार हुआ था, तो आपको 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस इसीलिए हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। और जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। जी हाँ, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, ये जो है हमारा मौलिक अधिकार है। और ये अनुच्छेद कितने में दिया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद ये 19 में लिखा गया। देखिए, अनुच्छेद 19 में ना बहुत सारे लिखा गया, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 19 में ही है, अनुच्छेद 19 के 1 में है। ठीक है, इसी में आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई है, अनुच्छेद 19 में ही है। और भी बहुत सारा चीज़ अनुच्छेद 19 में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार। जी हाँ, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है। देखिए, भूमि सुधार जो है ये आपको आता है राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार किसका विषय है, तो ये आपको राज्य सूची का विषय है। और इसको जब मूल संविधान हमारा जो बना था तो उसमें भूमि सुधार अधिनियम नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था आपको। ठीक है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था भूमि सुधार को। ठीक है, तो ये आंसर आप याद रखिएगा, आंसर नंबर सी। भारत में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था यानी कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 ईस्वी में। और 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन होता है भारत में, उसी में आपको भूमि सुधार कानून जोड़ा गया, यानी कि 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ा गया था। जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची ही था हमारा संविधान में, लेकिन बाद में उसको 12 अनुसूची किया गया ना, 9, 10, 11, 12। तो सबसे पहला जो अनुसूची जोड़ा था वो 9वां अनुसूची जोड़ा था। और 9वां अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार कानून दिया गया है 9वां अनुसूची में। और भूमि सुधार किस विषय में आता है, तो ये राज्य सूची में आता है। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। क्या जोड़ा गया, तो भूमि सुधार जोड़ा गया। याद रखिएगा, ये सब चीज़ आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये है प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी। यानी कि जो प्रधानमंत्री है ना, इसको नियुक्ति कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्ति दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में अगर आप पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 75 के 1 में भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसके बारे में आपको वर्णन किया गया। अनुच्छेद 75 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 75 में है आपको प्रधानमंत्री का वर्णन। अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन है, तो मंत्री परिषद का वर्णन है अनुच्छेद 74 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। जी हाँ, जो लोकसभा है इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा। और विधानसभा का भी कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का भी होता है। ठीक है, तो इसको मतलब कि 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। तो अनुच्छेद कितने के तहत भंग कर सकते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 85 के तहत, है ना। अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। और ऐसा मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। आपको प्रधानमंत्री अगर ऐसा सिफारिश करते हैं, है ना, और तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कराया जा सकता है। यानी भंग कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 85। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव जो पारित किया जा सकता है, तो कहाँ पारित किया जाता है ना, तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल राज्यसभा में। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है ना वो राज्यसभा के पदेन उपसभापति होते हैं, तो इसी वजह से इसको केवल राज्यसभा में ही इसको प्रस्ताव को पारित करना होता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, 27 का आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। कह रहा है कि बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। जी हाँ, बिहार में
पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होगा, तो प्रखंड स्तर पर होगा। और पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा, यानी कि एक पंचायत समिति का जो सदस्य होता है, कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन होता है, तो 28 का हो जाएगा दोस्तों, 5000 की आबादी पर। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, ये पढ़ाया जा चुका है। बिहार का जब पंचायती राज व्यवस्था हम पढ़ाए थे, है ना, तो उस समय आपको ये सब पढ़ाया जा चुका है। तो 5000 की आबादी पर एक सदस्य का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। 29 कह रहा है कि जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, जिला परिषद के बारे में कह रहा है आपको, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, तो जिला परिषद कौन सा कथन गलत है, तो पूरा ऑप्शन आप पढ़िएगा तभी इसका जवाब आप दे पाइएगा। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिला परिषद को अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। देखिए, प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, हर जितने भी जिला हैं वहाँ पर एक जिला परिषद होगा आपका। अब चलते हैं, आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में, जी हाँ, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जी हाँ, ठीक है, और जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होता है। अब आ गया आपको जिला वाला पर, है ना, अभी आप देख रहे थे पंचायत वाला में। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, और जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव जो होता है वो कितने आबादी पर होगा, तो 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 50,000 की आबादी पर ये आपको किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ये सब क्वेश्चन जो ना, यही सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा करके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको कि सरपंच और उप सरपंच, जी हाँ, सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। जी हाँ, जो सरपंच होते हैं या उप सरपंच होते हैं, वो मतलब कि त्यागपत्र अपना किसको देंगे, तो अपना जो स्वलिखित अगर त्यागपत्र देते हैं तो वो मतलब कि पद त्याग देंगे। और किनको देंगे, तो 31 का हो जाएगा आपको, जिला पंचायत पदाधिकारी को। जी हाँ, जिला पंचायत पदाधिकारी को, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, 31 का याद रखिएगा। ग्राम कचहरी का कोई पंच जो है वो ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन दे करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए, द्वैध शासन प्रणाली यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट जो इसको समाप्त किया गया था बंगाल में, किसके द्वारा, तो 32 का आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, है ना, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसी को कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। कब, तो 1772 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है आपका 33 नंबर। प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी। ये तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जो प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों भारत में, ये मतलब कि आज़ादी से पहले हुआ था, और हुआ था आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पूछा गया है, तो प्रथम हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था ये प्रथम जनगणना 1872 में। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी, है ना, प्रथम नियमित अगर यहाँ पर लगा दिया जाता तो वो हुआ था 1881 में। ठीक है, और ये हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों आपको पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। और एक रिपन जो करवाया था 1881 में, उसी समय से अभी तक जो ये जनगणना हो रही है लगातार 10 साल पर ये होते आ रही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो सर विलियम जोन्स थे। कौन थे, सर विलियम जोन्स। और 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगियों सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये भी पूछ सकता है इसकी स्थापना हुई थी कब, तो 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि भारत में प्रथम रेल लाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका प्रथम रेल लाइन कब बिछाया गया था, तो याद रखिएगा 1853 ईस्वी में।
और ये उस समय कौन था, तो डलहौजी था, है ना, याद रखिएगा डलहौजी, है ना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही सबसे पहले रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था भारत में, और ये हुआ था बम्बई से लेकर के थाने के बीच में। जी हाँ, बम्बई से लेकर के थाने के बीच में, और ये 34 किलोमीटर लंबा मतलब कि शुरुआत हुआ था सबसे पहली बार। तो 35 का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, बम्बई से थाने 34 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती नाम सुने होंगे, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे, है ना। और क्योंकि अंग्रेज जो थे वो विदेशी थे और भारत में बहुत दिन से शासन कर रहे थे, और इसी वजह से दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अंग्रेजी शासन जो है, यानी कि बुरे से बुरा देसी राज्य जो है अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा हो सकता है ना, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा हो सकता है। तो ये कहना था आपको दयानंद सरस्वती का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, दयानंद सरस्वती का ये कथन था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जो राजा राम मोहन राय थे, है ना, राजा राम मोहन राय इन्होंने सबसे प्रथम जो संस्था बनाई थी उसका नाम था आत्मीय सभा, है ना। क्या नाम था दोस्तों, आत्मीय सभा नाम था। और आत्मीय सभा की जो स्थापना होती है वो 1815 में होती है। ठीक है, याद रखिएगा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था, और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रथम संस्था थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो ये भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था। कब किया था, तो 1828 में किया था। ठीक है, सती प्रथा का अंत किसने किया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, 1829 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज दोस्तों, ब्रह्म सभा नहीं, है ना, ब्रह्म समाज वाला होगा, है ना, इनसे ब्रह्म सभा नहीं, है ना, ये सभा नहीं, समाज वाला 1828 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी। जी हाँ, तो वो कौन सा जिला के जो जमींदार थे वो कंपनी को सहायता किया था 1857 की क्रांति के समय। तो 38 का आंसर क्या होगा बताइए, 38 का आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी, यानी कि हथुआ, पंडौल और बेतिया, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर की जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था दोस्तों। जी हाँ, अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। तो 39 का आंसर क्या होगा, सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। 39 का आंसर हो जाएगा हरकिशन सिंह, है ना, आंसर क्या हो जाएगा हरकिशन सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 40, कह रहा है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को घोषित किया था। जी हाँ, स्वयं को घोषित किया था 1857 की क्रांति में। 40 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि हैदर अली खां। जी हाँ, हैदर अली खां। नेक्स्ट है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। जी हाँ, पटना में कब शुरू हुआ था 1857 का व्यापक विद्रोह दोस्तों। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि 3 जुलाई 1857 को ये व्यापक हुआ था आपको पटना में। ठीक है, तो ये बिहार वाला भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं 7857824310। आप इस नंबर पर मैसेज करके या फिर कॉल करके हमसे PDF ले सकते हैं, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पर सभी PDF नोट्स वीडियो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए SAHY नामक योजना शुरू किया है दोस्तों, यानी कि सहाय नामक योजना शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, और ये नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के खेल से जोड़ने के लिए ये योजना चलाया गया है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपको झारखंड का ये योजना है आपका। ठीक है, ये किसका योजना है, तो ये झारखंड सरकार का है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर
कह रहा है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ करेंट अफेयर का भी यहाँ पर प्रश्न लाए हैं। तो बताइए कि वो कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी था, है ना, जो जानबूझ करके अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है। तो 43 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सब काम आपको अमेरिका ही करता है ज़्यादा करके, तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी की घोषणा किसने किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका अल सल्वाडोर। जी हाँ, अल सल्वाडोर के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि उसका मोबाइल ऐप का क्या नाम है ना। चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए एक लॉन्च किया है मोबाइल ऐप, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है क्या, तो गरुड़ा उसका नाम है दोस्तों। क्या नाम है, गरुड़ा उसका नाम है। आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में होगा। 46 का हो जाएगा आपका। देखिए इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना। फीफा 2022 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को हम डिलीट करते हैं, ठीक है, और आगे हम चलते हैं, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी बेचने पर रोक लगा दी है। जी हाँ, किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी बेचने पर रोक लगा दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य ने, है ना। वो कौन सा है आपका, सिक्किम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिएगा, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर। कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, सभी लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आंसर पूछा गया है, हाँ क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है। और तो ओजोन दिवस जो होता है वो होता है 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को। ओजोन परत जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है ना, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, ध्यान रखिएगा। और 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर की भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है। जी हाँ, तो खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किया गया है और किस शहर में किया गया है दोस्तों। 49 का हो जाएगा अहमदाबाद, यानी कहाँ किया गया है, तो अहमदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, अच्छा 40 नहीं 50 नंबर प्रश्न है अगला। चलिए तो 49 हो गया, ठीक है। 50 प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी, जी हाँ, द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी किस शहर में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी जो किया जाएगा वो किया जाएगा गांधीनगर में, यानी कि गुजरात में। गांधीनगर कहाँ है, तो ये है आपको गुजरात में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 51 नंबर प्रश्न की किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों वो कौन सा राज्य सरकार है जो गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाया है। तो वो राज्य है आपको हरियाणा, है ना। वो कौन सा राज्य है, तो वो है आपको हरियाणा राज्य। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 51 का। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं तो एक साइड से आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर की दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों किस अभिनेता को दिया गया ये पुरस्कार, तो 52 का हो जाएगा अक्षय कुमार को दिया गया। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर कि किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है। तो लॉन्च पैड योजना किसके द्वारा की गई है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है लॉन्च पैड योजना की शुरुआत। 53 का हो जाएगा बी नंबर। अगला है आपका 54 नंबर।
54 नंबर प्रश्न। अच्छा ये देखिए मैथ का प्रश्न आ गया, तो चलिए हम लोग मैथ यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं 54 से। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। जी हाँ, एक स्टूडेंट है, उसको पास करने के लिए कितना चाहिए, तो 40% अंक चाहिए, और वो प्राप्त कितना करता है, तो कह रहा है कि वो 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। यानी कि 67 में अगर हम 13 नंबर जोड़ देते हैं तो वो बच्चा पास कर जाएगा, है कि नहीं। 7 3 10 और 6 1 7 1 8 है, यानी कि 40% लाना था पास करने के लिए, और नंबर कितना लाना था, तो 80 नंबर लाना था। यानी कि 40% बराबर कितना हो गया, 80 नंबर। तो पूछ रहा है अधिकतम अंक कितना होगा, अधिकतम कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, तो 100% बराबर कितना निकाल देंगे हम, तो 80/40 गुने 100 हो जाएगा यहाँ पर ही, है कि नहीं। तो 40 दूना 80 और 100 दूनी 200, यानी कि वो जो एग्ज़ाम हो रहा था वो कितने नंबर का था, तो 200 नंबर का था। निकल गया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 कह रहा है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जी हाँ, एक मतलब शिक्षक रिटायर कर गए हैं। जी हाँ, टोटल कितने थे स्कूल में, 10 टीचर थे, एक ने रिटायर कर गया तो कितना बचा, अब 9 बचा। कह रहा है कि उसके स्थान पर एक नया आ गया। चलिए, तो टीचर कितने रह गए हैं, टीचर तो अब 10 रह गए हैं क्योंकि एक नया आ गए। ठीक है, कह रहा है कि नया जो है वो 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेते हैं। जो नया आए हैं उसका उम्र कितना है दोस्तों, तो 10 गो टीचर है, और जो नया आए हैं उनका उम्र है आपको 25। ठीक है, 25 वर्ष है। अब कह रहा है कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो गई। अब देखिए टोटल कितने शिक्षक हैं, टोटल कितने शिक्षक हैं, टोटल 10 गो है, और कितना कमी हुआ, तो 3 साल की कमी हुआ। यानी कि 10 गुने 3 बराबर 30 साल की कमी हो गई। कितना कम हुआ टोटल में, तो 30 साल का टोटल आयु में, मतलब कि औसत आयु में कमी आ गया टोटल शिक्षक में, जब ये नया वाला टीचर आया तब। ठीक है, पुराना वाला टीचर रिटायर कर गए क्योंकि उनका उम्र ज़्यादा होगा, है ना, और ये नया वाला आ गए हैं, अभी नया वैकेंसी निकला था, ज्वाइन कर लिए। अब कह रहा है कि सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो नया वाला आए हैं उनका उम्र है 25, और यहाँ पर कितना हो गया, घट गया, तो 30 साल घट गया, 30 इसमें जोड़ देंगे तो 55 हो गया। यानी कि जो रिटायर किए उनकी उम्र कितनी थी, तो 55 उम्र था, है ना, 55 उम्र था, क्योंकि 55 था और आ गए 25 वाला, इसी वजह से ना 3 साल घट गया यहाँ पर। तो ये दोनों को जोड़ के निकाल देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 55। यानी कि जो रिटायर किए उनका उम्र कितना था, 55 साल था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर ए हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। जी हाँ, आप कुछ भी खरीदिए 10% छूट मिलेगा आपको, है ना। कह रहा है कि यदि मूल्य का भुगतान नगद राशि में किया जाए, बहुत सारे लोग उधार भी उधार भी लेते थे, है ना, लेकिन कह रहा है क्या कि भुगतान राशि क्या है, नगद अगर लीजिएगा तो 12% की अतिरिक्त छूट भी आपको दिया जाएगा। जी हाँ, तो शुरू में तो 10% दिया गया, ठीक है, और नगद ले रहे हैं तो 12% और छूट मिलेगा। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अब मूल्य 250 रुपया हो तो उसके लिए खरीदार को नगद भुगतान करने पर कितनी राशि देना होगा। यानी कि उस वस्तु का दाम कितना है, 250 रुपया है, तो उस पर 10% शुरू में छूट दिया गया, बाद में फिर 12% छूट दिया गया, तो कितना रुपया मतलब कि देना पड़ेगा उस वस्तु के लिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल रुपया का दाम जो है उस वस्तु का 250 है, ठीक है, 250 रुपया दाम है, इसमें कितना परसेंट छूट दिया, 10%, तो इसका 90% हो गया, है ना, इसका कितना हो गया 90%, यानी कि 10% छूट दे दिए। फिर कितना छूट दिया, तो 12% फिर छूट दे दिया, यानी कि 88%। अब इसका जो काट छाट के आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब काट छाट के इसको लिखिएगा, यानी कि 0 2 0 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब 25 चौक से यहाँ पर 100 काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से कटेगा ना, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी कि 22 नमा कितना होता है, 22 नमा 98 से होता है, यानी कि 198 होता है 22 नमा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी कि ये जो वस्तु अब आप खरीदिएगा तो वो कितना में खरीदिएगा, 198 रुपया, दाम कितना था 250 रुपया, क्योंकि आपको 2 बार यहाँ पर छूट दिया गया, नगद रुपया आपको देना पड़ेगा कितना, तो 198 रुपया। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर।
देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दो शंकु है। जी हाँ, शंकु वाला सवाल ये अभी तक आप नहीं देखे होंगे। तो ये रहा दो गो शंकु, है ना। शंकु ऐसे ही होता है ना, शंकु का चित्र तो इसी प्रकार से होता है। चलिए ठीक है, शंकु बन गया। और ये क्या है, शंकु का त्रिज्या है आर है, और ये क्या है आपका ऊंचाई है, और ये क्या है आपका एल है, यानी कि तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, अब क्या कह रहा था कि कह रहा है कि दो गो शंकु है, इसी प्रकार का दो गो होगा। अब एक शंकु और यहाँ पर हम बना देते हैं छोटका, है कि नहीं, छोटका शंकु एक नीचे बना दिए। ठीक है, कह रहा है कि दो शंकु है, उनमें से एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो दूसरे से कितना है, दुगना है। तो सबसे पहले आपको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल। एगो के R1 मान लीजिए, एगो के L1 मान लीजिए, है ना। एगो के R1 मान लीजिए, एगो के R2 मान लीजिए, है ना। इसका कितना होगा, तो इसका R2 मान लीजिए त्रिज्या को, इसका R1 मान लीजिए त्रिज्या को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि उनमें से एक का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो दूसरे से कितना है, दुगना है। यानी कि ये बड़ा है, अब ये क्या है, छोटा है ना। बड़ा छोटा आपको बना दिए हैं, आप समझ गए। अब कह रहा है कि दूसरे की तिरछी ऊंचाई, है ना। ये क्या है आपका, तिरछी ऊंचाई है। ये वाला क्या है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है, ये तिरछी ऊंचाई है। इसका भी ये क्या है, तिरछी ऊंचाई है ना। कह रहा है कि दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले से दोगुनी है। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल ही दुगना है। कह रहा है कि उनकी त्रिज्या का अनुपात फिर कितना होगा, बताइए। एगो एल, एगो ई वाला एल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2L है, यानी कि दुगना है तिरछी ऊंचाई। समझ गए। अब पाई आर एल बराबर पाई R1L बराबर फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, यानी कि दुगना है ये, 2 गुना पाई R2L2, है कि नहीं। अब इसी को आप सोल्व कर दीजिएगा, यहाँ से खट से निकल जाएगा आपको। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना। मिटाएंगे तब तो आपको समझ में आएगा। ये वाला लाइन आप लिख लीजिएगा, है ना। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आगे हम जो सोल्व करेंगे वो करेंगे पाई R1L बराबर 4 पाई R2L हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, तो R1 बट्टा पाई से पाई आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो R1 बट्टा R2 बराबर क्या हो जाएगा, है ना। R1 बट्टा R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से L से भी L आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, L से L भी कट गया, तो 4/1 आ जाएगा, यानी कि 4:1 यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा आपको। और यही त्रिज्या का अनुपात आपको पूछ रहा था, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर A हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि पाई RL होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आपको शंकु का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। आपका 58 नंबर नहीं बनेगा, आप लोग बताइएगा, फिर से आप लोग को उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। 58 नंबर का क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो दिनों A और B, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप मिटा दीजिएगा। ठीक है, A और B मिलकर के 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, और अगले 2 दिनों में B और C मिलकर के 3/10 काम पूरा कर सकते हैं। तब A अकेला समस्त काम करने में कितना समय लगेगा, ये आपको पूछ रहा है। शुरू में कह रहा था कि 2 दिन काम करता है कौन, तो A और B, और कितना काम करता है, तो 1/2 काम कर लिया यहाँ पर, यानी कि आधा काम किया। फिर कह रहा है कि 2 दिन कौन काम किया, तो B और C काम मिल करके किया, 3/10 काम किया। और कह रहा है कि A अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि A, B और C, ठीक है, A, B और C तीनों मिलके अगर काम करेगा तो ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन से ये कंप्लीट निकल रहा है। तो A, B, C का एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन का काम इसका 1/4 हो जाएगा, है ना। तीनों मिलकर के अगर काम करेगा तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और एक दिन का काम इसका कितना होगा, तो 1/4 निकलेगा। अब यहाँ से एक चीज़ तो हमारा निकल गया, यानी कि 1/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर कितना आ गया, 1/4 भाग। ठीक है, चूँकि कह रहा है कि B और C का 2 दिन का काम कितना है, तो B और C का 2 दिन का काम है 3/10। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं कि B और C का 2 दिन का काम था 3/10, तो एक दिन का काम यहाँ पर निकाल लीजिए, है ना। B और C के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी कि 1/B प्लस 1/C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी कि 3/10 था ये 2 दिन का काम, इसमें एक दिन का निकालने के लिए 2 से और इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3/20 निकल जाएगा इसका एक दिन का काम, किसका, तो B और C का। अब देखिए A, B, C का निकला हुआ यहाँ पर 1/4, यहाँ पर आपको B और C का पुट कर दीजिएगा, नहीं निकल जाएगा ये का, है कि नहीं, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा।
तो यहीं से हम निकाल लेंगे, यानी कि 1/a वहाँ पर हम पुट कर देंगे और 3/20, 3/20 हम किसको लिख रहे हैं, 3/20 जो हम लिख रहे हैं 1/b प्लस 1/c के एक दिन का काम हम लिख रहे हैं। और इतना बराबर कितना लिखा हुआ था, 1/4 लिखा हुआ था। अब यहाँ से a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। यानी कि अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/a बराबर लिख सकते हैं 1/4 माइनस 3/20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेकर के निकालिएगा तो 1/a बराबर आ जाएगा आपको 3/20, यानी कि a बराबर आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, ये जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, सॉरी 3/20 नहीं 2/20 आएगा, है ना। तो 2 से इसको काट दीजिएगा तो 10 दिन में करेगा, है ना। ये कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ फिर से मैं एक बार निकाल देता हूँ, यानी कि 1/a प्लस 3/20 बराबर 1/4। अब यहाँ से 1/a बराबर हम लिख सकते हैं, है ना, 1/a बराबर लिख सकते हैं 1/4 माइनस 3/20। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/a बराबर आ जाएगा 2/20, यानी कि 2×10 यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 10 दिन में ये काम कर देगा। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए रिलेशन से संबंधित आ गया 59, 60 और 61। 3 प्रश्न जो यहाँ पर है वो रिलेशन से संबंधित है। तो देखिए इसका जो रिलेशन से संबंधित है, मैंने कई बार इसके बारे में आप लोगों को बताया था, रिलेशन वाला क्वेश्चन, कि क्या करना है कि इसको जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको लिख लेना है और उसके बाद अपने रिलेशन पर बैठा दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा निकल करके। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ अभी, है ना, मैं आंसर बता देता हूँ। 59 का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी दामाद हो जाएगा। आप इसको बैठा करके देखिएगा, है ना, नहीं बनेगा तो मैं इसको फिर से आप लोग को इसका मतलब कि आंसर आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसका ग्रुप में मैं आंसर शेयर कर दूंगा, इसको बना करके वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और 60 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भतीजा हो जाएगा। और 61 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों साला हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से ज़रूर बनाइएगा। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 62 नंबर कह रहा है कि 48 सेव के एक बक्से में, जी हाँ 48 सेवों के एक बक्से में प्रत्येक दर्जन में 8 सेव अच्छे हैं। जी हाँ, प्रत्येक दर्जन में यानी कि 8 सेव अच्छे हैं, तो बक्से में कितने सेव खराब हैं। अब देखिए प्रत्येक दर्जन में कितना कह रहा है कि 8 अच्छा है दोस्तों, खराब कितना है, तो खराब 4 होगा, यानी कि कितना दर्जन हो गया, तो 4 दर्जन है, यानी कि 4 × 4 यानी कि 16 सेव क्या है, तो खराब है। आंसर निकल के आ गया बी। समझे कि नहीं समझे, एक दर्जन में कितना खराब है, एक दर्जन में कितना खराब है, 4 खराब है। 8 गो अच्छा है तो 4 खराब होगा, और कितना दर्जन हो जाएगा यहाँ, तो 48 टोटल है तो 4 दर्जन होगा, यानी कि 4 × 4 तो कितना हो जाएगा, 16 खराब है। और खराब तो हमसे पूछ रहा था कि बक्से में कितने सेव खराब हैं, तो 16 सेव खराब हैं, है कि नहीं, निकल गया, कितना सिंपल था। नेक्स्ट है 63 नंबर, इतना को इतना लिखा गया है, तो इतना को कितना लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है ना, एज है, ठीक है, एज को क्या लिखा है, जी लिखा है, तो एज को जी कैसे लिखेंगे, एज को जी कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या किया गया है, एक माइनस कर दिया गया है। एच में एक अगर माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, यानी कि इसी में आप एक प्लस कर दीजिए, है ना, तो एक एच हो जाएगा। आई में फिर देखिए आई को क्या, जे को क्या लिखा गया है, आई लिखा गया, यानी कि इसमें भी एक माइनस किया गया है ना। उसी प्रकार से एस में क्या किया गया है, एक माइनस किया गया है और आर लिखा गया है। उसी प्रकार एम में क्या किया गया है, एक माइनस किया गया है और एल लिखा गया है। ठीक है, एम में एल लिखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप इसको भी माइनस करके आप लिख सकते हैं। टी में अगर आप एक माइनस करते हैं तो क्या लिखाएगा बताइए, तो टी में अगर एक माइनस करते हैं तो एस लिखाएगा, है कि नहीं, एस लिखाएगा ना, एस लिखाएगा। चलिए ठीक है, और एस देखिए एक ही ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगला प्रश्न चलते हैं हम 64 नंबर। 64 कह रहा है कि मक्के की खेती की जा सकती है। जी हाँ, मक्के की खेती जो की जाती है वो किस मौसम में की जाती है बताइए। 64 का आंसर हो जाएगा, देखिए मक्का का जो खेती होता है ना, आप मक्का देखे होंगे सब दिन बिकता है, सालों भर मक्का आपको मिलेगा। ये खरीफ के समय में भी हो जाता है, रबी के समय भी होता है, जायद के समय भी होता है, यानी कि वर्ष भर मक्का होते रहता है। आंसर हो जाएगा 64 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। मक्का सभी मौसम में उत्पादन होता है ना, अभी जो बरसात का समय आ रहा है तो बरसात के समय में भी मक्का लगता है, गर्मी के टाइम में भी मक्का मिल जाएगा आपको मार्केट में खाने के लिए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका है 65 नंबर। 65 कह रहा है कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। बताइए भारत विश्व में किस चीज़ का अग्रणी उत्पादक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अबरख का। लेकिन वर्तमान समय में ना अबरख के उत्पादन में विश्व में भारत
थोड़ा सा पीछे आया है। अभी वर्तमान में कहीं कहीं देखिएगा तो चीन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको भारत दिया हुआ है, तो भारत को हम मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिएगा गूगल सर्च करके तो आपको वहाँ भी भारत ही दिखेगा, लेकिन जाकर के आप डीप में जाकर के पढ़िएगा ना तो आपको चाइना मिलेगा, आपको वर्तमान में आगे निकल गया है आपको, ठीक है। और चाइना है, ब्राज़ील है, ये सब जगह भी अब अदरक का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है आपका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। जी हाँ, हरित क्रांति, ये तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि हरित क्रांति जो आया था 1966-67 में आया था, और भारत में जो इसके जनक थे वो थे आपको डॉक्टर स्वामीनाथन, हाँ, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो वो नॉर्मन बोरलॉग थे, और वो आपको अमेरिका के थे आपके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। हरित क्रांति में जो सबसे अधिक लाभ हुआ था वो गेहूं को हुआ था, ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। बताइए, चंद्र ग्रहण, है ना, चंद्र ग्रहण होने का मतलब है कि ये रात में लगेगा, है ना। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, रात में ही लगता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण दिन में लगता है, और चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो ये पूर्णिमा के दिन ही लगता है, और सूर्य ग्रहण कब लगता है तो अमावस्या के समय लगता है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, कौन सी परिस्थिति में होता है दोस्तों, तो पूर्ण चंद्र के स्थिति में होता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 67 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी मैंने कई बार बताया हूँ कि मौना लोवा जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना। ज्वालामुखी जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, एक 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो सक्रिय हो गया, एक सुषुप्त हो गया, एक मृत ज्वालामुखी हो गया। तो मौना लोवा किस प्रकार का है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये है कहाँ, तो ये हवाई द्वीप में है ना। कहाँ है, तो ये हवाई द्वीप में है। और हवाई द्वीप कहाँ है दोस्तों, तो USA में पड़ता है, ठीक है। USA में है हवाई द्वीप, और ये है आपको सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब यहाँ से हमेशा लावा निकल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होती है। मैंने इसके बारे में कई बार आप लोग को डिटेल से समझाया हूँ, ठीक है, और फिगर के माध्यम से भी इसके बारे में बहुत बार आप लोग को बताए हैं कि दिन और रात जो बराबर होता है, बराबर कब होगा, जब सूर्य कहाँ पर लंबत चमकेगा दोस्तों, 0 डिग्री पर, है ना। 0 डिग्री पर अगर सूर्य लंबत चमकती है तो दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि आधा ऊपर और आधा नीचे, यानी कि ये है नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य आपको बीचे बीच में आ जाएगा, और बीचों बीच में कब आएगा, तो बीच बीच में दो बार आता है, साल में 2 बार आता है। एक तो होता है 21 मार्च और एक होता है आपको 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। ऑप्शन में दिया गया है आपको 23 सितंबर, तो आप 23 सितंबर मार सकते हैं। यहाँ पर आपको 21 मार्च भी दे सकता था। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। बराबर होने के लिए सूर्य की रोशनी कहाँ पर लंबत चमकनी चाहिए, तो 0 डिग्री पर चमकनी चाहिए, तभी तो बराबर होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। क्योंकि बिहार में सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी है आपका, और गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर के बहती है। बिहार को ये 2 भाग में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, है ना। और बिहार में गंगा नदी जो बहती है तो ये टोटल 12 जिलों से होकर के बहती है। याद रखिएगा कितने जिला, तो 12 जिला से होकर के बहती है, और ये 12 जिला का नाम आपको याद होना चाहिए। मैं लिखा देता हूँ, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो ये 12 जिला कौन कौन से हैं, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ठीक है। ये टोटल 12 जिले हैं जहाँ से ये गंगा नदी गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। गंगा नदी, एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि बिहार में सबसे लंबी कहाँ बहती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा दूरी जो तय करती है बिहार में किस जिले में तय करती है, तो सबसे ज़्यादा दूरी बहती है दोस्तों पटना में। और पटना में कितना दूरी बहती है, तो 99 किलोमीटर, है ना, 99 लगभग किलोमीटर पटना में बहती है। और दूसरा नंबर पे कौन है, तो दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों आपका, वो है आपका भागलपुर। भागलपुर कहाँ गया, ये है भागलपुर, लगभग 97 किलोमीटर, है ना। तो 97 किलोमीटर भागलपुर में और 99 किलोमीटर पटना में ये गंगा नदी बहती है। सबसे अधिक लंबी ये है आपका गंगा नदी पटना में। चलिए ठीक है, तो ये समझ गए आप। ये 12 जिला का नाम याद रखिएगा, छांटने के लिए दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से
किस जिला से गंगा नदी होकर के नहीं बहती है ना, इसलिए आपको लिखवा दिए हैं। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। और आज से देखिए हमारे चैनल का नाम बदल गया होगा, है ना। डेली आप लोग को लिख रहा होगा कैरियर पॉइंट लिख रहा होगा, है ना, CAREER, कैरियर पॉइंट लिख रहा होगा। ये मेरा ही नाम था, है ना, चैनल का, लेकिन अब यहाँ पर कैरियर परिवार हो गया होगा। परिवार मैंने बहुत दिन पहले चेंज कर दिया था, है ना, और आज जा करके ये नाम चेंज हुआ है। तो आज देखिए आपको परिवार लिख रहा होगा, PARIWAR, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए, 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि फतुहा के पास जो गंगा नदी में मिलती है वो कौन सी नदी है। तो वो नदी है आपको पुनपुन नदी, है ना। पुनपुन नदी जो है ये निकलती कहाँ से है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से, है ना। छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है, याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। और छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से ये निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ पर मिलती है, A to Z याद होना चाहिए। तो बिहार में ये औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है, औरंगाबाद में ये बिहार में प्रवेश कर गई और धीरे धीरे जा कर के ये कहाँ से मिलती है, तो पटना पहुँच जाती है। और पटना के पास फतुहा जो है ना, फतुहा का नाम सुने होंगे, और फतुहे के पास गंगा में जाकर के ये पुनपुन नदी मिल जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो पुनपुन नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है ना। इसकी सहायक नदी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसकी सहायक नदी है मोरहर नदी, है ना, मोरहर नदी, और एक दरघा नदी, है ना, दरघा, ठीक है। मोरहर और दरघा जो है ये पुनपुन की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। सहायक नदी किसको कहते हैं, जैसे कि ये बड़ी नदी बह रही है, इसमें छोटी छोटी नदियां आकर के जो मिल जाती है, इसी को कहते हैं सहायक नदी। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जी हाँ, बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है कौन सा, तो वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और ये पड़ता है आपको पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये भी आपको पश्चिमी चंपारण में ही है आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 73 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने को रखा गया। मंडल बांध परियोजना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो मंडल बांध जो परियोजना है दोस्तों, ये किस नदी पर बनाने को योजना रखा गया है, तो 73 का हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जो है ना ये झारखंड में बहती है। और 5 जनवरी 2019 की यह बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास रखे थे। ये जो परियोजना है ये झारखंड के लातेहार और पलामू और गढ़वा जिले में स्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल यानी कि सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। सोन नदी की ये सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। इसी पर यह परियोजना बनाई जाएगी, तो आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। अगला सवाल है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात किसके पास है। देखिए, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है आपको झारखंड में, और झारखंड में कहाँ है, तो रांची में है। और ये हुंड्रू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, पूछा गया प्रश्न है कि ये किस नदी पर है, तो वो है आपको स्वर्णरेखा नदी, है ना। क्या नाम है इसको, स्वर्णरेखा नदी, क्योंकि इस नदी से सोना कभी मिलता था इसलिए इसका नाम है स्वर्णरेखा नदी, है ना। याद रखिएगा हुंड्रू जलप्रपात झारखंड रांची में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। चावल के बाद दूसरा पूछा गया है तो दूसरा हो जाएगा गेहूं, और ये भारत में भी यही है और बिहार में भी यही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका गेहूं दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है हमारा, है ना, खाद्यान्न फसल है। प्रथम कौन सा है, तो वो है आपका चावल। और आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकारयवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। जी हाँ, प्रकारयवाद के प्रमुख जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो बताइए दोस्तों, वो थे आपको विलियम जेम्स।
जी हाँ, विलियम जेम्स जो थे ये प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। तो ये आज का लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर इसको बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कैरियर परिवार को। ये इसका आंसर दिया हुआ है, आप टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर जुड़ जाइए। हमारा जो नंबर है 7857824310, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको सभी PDF आपको मिल जाएगा 1 से लेकर के 64 तक। यहाँ पर आपको, लेकिन इसका चार्ज लगेगा 351 रुपया आपको पेमेंट करना है, मात्र 351। कोई बड़ी राशि नहीं, बस एक सहयोग आपसे लिया जा रहा है ताकि आपकी क्लास जो है वो निरंतर चलती रहे। ठीक है, यहाँ पर सभी PDF है, वीडियो है, नोट्स, आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और एक ही बार पेमेंट लगेगा आपको, बार बार कोई भी मंथली चार्ज नहीं है। जब तक एग्ज़ाम ना होगी तब तक ये क्लास आपको मिलते रहेगी। डेली आपको क्लास मिलेगी, 9 बजे से लाइव क्लास भी मिलेगी। और आपको पेमेंट जो करना है वो इस नंबर पे करना है, गूगल पे के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, या फिर पेटीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा चैनल का नाम है कैरियर परिवार, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रहा सीटेट की क्लास। तो हमारे यहाँ सीटेट की भी क्लास चल रही है और आज टेस्ट नंबर आपका 64 यहाँ पर समाप्त होता है। और कल हम लोग देखेंगे दोस्तों आपका DLED से संबंधित कल हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं। तो आज हम लोग सामान्य अध्ययन देखे, रीजनिंग देखे, मैथ का सवाल देखे, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हम बने रहिए हमारे चैनल पर। गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।